अब डिसेबलमेंट मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। तो डिसेबलमेंट मॉडल्स हमारे डेवलप किए गए थे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीजेस एंड इंजरी। डिसेबलमेंट मॉडल्स हमारे इसीलिए ही बनाए गए थे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजीज और इंजरी। डिजीज और इंजरी की वजह से कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो सकते हैं। सिर्फ बॉडी सिस्टम के लेवल पे नहीं, हम बात करते हैं पर्सन की एबिलिटी टू फंक्शन सोसाइटी में, या पर्सन खुद काम कर सकता है नहीं, उसकी कौन सी एक्टिविटीज लिमिट हो रही हैं, कौन से रोल्स रियल लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसके लेवल पे भी हम पर्सन को असेस करते हैं। तो ये मॉडल्स हमें गाइड करते हैं क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए, और ट्रीटमेंट प्लान के लिए भी हमें मदद देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ इम्पेयरमेंट्स को, फंक्शनल लिमिटेशंस को, डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो थेरेपिस्ट को चाहिए कि ना सिर्फ वो डिज़ीज़ पे फोकस करे, बट वो डिज़ीज़ किस तरह से पेशेंट के लिमिट कर रही है फंक्शन, या उसके पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है रियल लाइफ में, तो उसको भी देखना लाजमी है। अब पहला मॉडल हम डिस्कस करते हैं नागी मॉडल, जो कि 1965 में आया था। अब इसमें क्या होते हैं, लेवल्स हैं, ठीक है। पहला लेवल ये है कि एक्टिव पैथोलॉजी है, किसी को कोई डिजीज़ है, कोई कंडीशन है, लाइक स्ट्रोक है या फ्रैक्चर है। अब उस एक्टिव पैथोलॉजी की वजह से पर्सन में बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शन लेवल पे इशू आ रहा है, इम्पेयरमेंट आ रही है, लाइक वीकनेस आ रही है, सेंसरी लॉस आ रहा है, एंड इम्पेयरमेंट की वजह से फंक्शनली लिमिट हो रहा है पर्सन, वो अपने बेसिक टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रहा। मिसाल के तौर पे वॉकिंग, स्टैंडिंग है, ठीक है, तो ये बेसिक टास्क तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा उस इम्पेयरमेंट की वजह से। एंड फंक्शनल लिमिटेशन विल देन लीड टू द डिसेबिलिटी, मीन्स पर्सन अब एबल नहीं है कि वो अपनी सोसाइटल रोल्स प्ले कर पाए, पर्सन एबल नहीं है कि वो अपना काम कर पाए। ये जो है, ये सारे लेवल्स से नागी मॉडल ने जो डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बता देती हूँ इन ऑर्डर टू एलैबोरेट दैट मॉडल। तो कोई पर्सन है जो कि स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है। व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक इज एक्टिव पैथोलॉजी, एंड stroke will lead to the muscle weakness. Muscle weakness is impairment which prevents the person from walking properly. पर्सन काम नहीं कर पा रहा, मसल वीकनेस की वजह से पर्सन चल नहीं पा रहा, दैट इज़ द फंक्शन लिमिटेशन। एंड अल्टीमेटली पर्सन अपनी जॉब पे नहीं जा पाएगा, कोई काम नहीं परफॉर्म कर पाएगा, स्कूल नहीं जा पाएगा, तो दैट इज़ द डिसेबिलिटी। सो ये था नागी मॉडल के बारे में। अब बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिहेबिलिटेशन रिसर्च NCMRR मॉडल, जो कि इम्प्रूव वर्जन है ऑफ नागी मॉडल। इसमें क्या है, एडिशनल लेवल आ जाता है। अब फर्स्ट इसमें क्या बता रहा है कि हम पेशेंट को किस तरह से देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे डिजीज़ प्रोसेस क्या है, पर्सन में कौन सी डिजीज़ है। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्ट्रोक है, it will lead to the impairment like arm weakness, and after impairment it will lead to the functional limitation like difficulty with the task, for example dressing, and functional limitation will then lead to the disability। तो ये डिसेबिलिटी की तरफ लीड कर गया। तो ये सारा सेम एज नागी मॉडल में ही है, ठीक है, जो अभी नागी मॉडल में हमने डिस्कस किया सेम वही है। अब डिसेबिलिटी देन लीड करेगी सोसाइटल लिमिटेशन, ये है एडिशनल लेवल हमारे NCMRR मॉडल में। सोसाइटल लिमिटेशन हम कहते हैं सोशल या एनवायरमेंटल बैरियर्स जब आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है, तो अब किसी स्कूल में या कोई जॉब पे सीढ़ियाँ हैं, उसमें ये फैसिलिटी नहीं है कि जो व्हील चेयर वाला बंदा है वो अपना मतलब उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाए, वो इस तरह से फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, तो ये बैरियर्स आ जाते हैं। दैट इज़ द सोसाइटल लिमिटेशन दैट मेक्स द पर्सन डिसेबल। अब यहाँ पे मैं एक और सिनेरियो बता देती हूँ कि कोई स्टूडेंट है, वो व्हील चेयर पे है, इम्पेयरमेंट है उसमें, एंड वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा क्लास को अटेंड करने के लिए, फंक्शनल लिमिटेशन यहाँ पे आ गई। अब जिसकी वजह से वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू नहीं कर पा रहा, वो मिस कर रहा है उस चीज़ को, दैट मेक्स द चाइल्ड डिसेबल। अब स्कूल में कोई रैंप नहीं है, कोई व्हीलचेयर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो यह है सोसाइटल लिमिटेशन। इसी सोसाइटल लिमिटेशन की वजह से पर्सन की जो पार्टिसिपेशन है और भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे NCMRR मॉडल के बारे में। अब बात करते हैं ICIDH मॉडल के बारे में, जो कि WHO ने दिया था 1980 में। इसके 3 लेवल्स हैं। ICIDH का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। 3 लेवल्स कौन से? पहले आएगी इम्पेयरमेंट, पहले मैं भी डिस्कस कर चुकी हूँ इम्पेयरमेंट क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, तो क्या डायरेक्टली हम यहाँ पे चलते हैं। तो किसी को इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट इज लीडिंग टू द डिसेबिलिटी। थर्ड लेवल ऑफ दिस ICIDH मॉडल इज हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबल हुआ पर्सन,
डिसेबिलिटी की वजह से पर्सन हो गया हैंडीकैप, मीन्स यहाँ पे सोसाइटल डिसएडवांटेज आ रहा है। हैंडीकैप का मतलब ये है सोसाइटल डिसएडवांटेज, मीन्स के जो बच्चा है वो स्कूल को अटेंड नहीं कर पा रहा मिसाल के तौर पे, तो ये है सोसाइटल डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे सिनेरियो में बता देती हूँ कि कोई चाइल्ड है जिसकी विजन लॉस हो गई है, इम्पेयरमेंट हो गई है और वो पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है, इम्पेयरमेंट हो गई है, वो पढ़ नहीं पा रहा प्रिंटेड मटेरियल वगैरह, तो ये है डिसेबिलिटी। एंड इसी वजह से वो एकेडमिकली वो सक्सीड नहीं हो सकता, वो अपने एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पा रहा, दैट्स व्हाट मेक्स द चाइल्ड हैंडीकैप। तो ये है लेवल्स इसके। अब बात करते हैं मोस्ट रिसेंट एंड मॉडर्न मॉडल के बारे में, दैट इज़ ICF मॉडल, जो कि 2001 में प्रेजेंट किया गया था। इसको हम कहते हैं द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ICF। अब ये डेवलप किया गया था WHO ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये मॉडल बायोसाइकोसोशल मॉडल है, मींस जहाँ पे हम मेडिकल और सोशल अप्रोचेस को कंबाइन करते हैं, बायोसाइकोसोशल मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि बायोलॉजिकल लेवल में, मेंटली, साइकोलॉजिकली और सोशली, इन तीनों चीज़ों को मिला के, इन तीनों अप्रोचेस को मिला के हमने ये ICF मॉडल बनाया है। अब मेन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है हेल्थ कंडीशन। तो किसी को कोई हेल्थ कंडीशन है, कोई इंजरी है, कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज़ है, लाइक अर्थराइटिस है किसी को, जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट आ रहा है, एंड बाद में इसी इम्पेयरमेंट की वजह से एक्टिविटी लिमिटेशन हो रही है, देन एक्टिविटी लिमिटेशन के बाद वो पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन हो रही है, मीन्स प्रॉब्लम इन इन्वॉल्वमेंट इन रियल लाइफ सिचुएशन। ये सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे ICF मॉडल के बारे में। अब यहाँ पे एडिशन है कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर को हम एक्सटर्नल फैक्टर भी कहते हैं, जहाँ पे फिजिकल, सोशल, एटीट्यूडल एनवायरनमेंट आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं, तो अगर किसी जगह पे व्हील चेयर रैम्प नहीं है, कोई केयर गिवर नहीं है, कोई सोसाइटी पे कोई स्पेशल बंदा है, कोई डिसेबल बंदा है, तो उसके लिए उस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब पर्सनल फैक्टर्स की बात करें तो पर्सनल फैक्टर को हम इंटरनल फैक्टर्स भी कहते हैं, जिसमें एज आ जाता है, जेंडर आ जाता है, कोपिंग स्टाइल, एजुकेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल फैक्टर्स भी डिपेंड करती है विच कैन मेक द पर्सन डिसेबल। हर किसी का डिफरेंट होता है। कोई मिसाल के तौर पे कोई मोटिवेटेड है, कोई इतना मतलब वो है कि वो मोटिवेशन नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप को ठीक करे, अपने आप को संभाले और ट्रीटमेंट के लिए अपने आप का पूरा विल पावर दे। तो ये फैक्टर्स बहुत डिपेंड करते हैं। कोई एज फैक्टर भी है, कोई बूढ़ा आदमी होगा तो उसको इतना नहीं होता जितना यंग पर्सन को होता है, क्योंकि वो यंग है और उसको ये होता है कि मुझे इस सोसाइटी में जीना है, मुझे कुछ हासिल करना है, और इसी वजह से वो बहुत मेहनत करता है अपने आप को अपने रियल लाइफ सिचुएशन में वापस लाने के लिए। तो ये सारे पर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक सिनेरियो में यहाँ पे भी बता देती हूँ, कोई टीचर है जिसको स्ट्रोक हुआ है, कोई हेल्थ कंडीशन ही है ये, तो उसकी वजह से, स्ट्रोक की वजह से आर्म वीकनेस आ गई है, इम्पेयरमेंट आ गया, एंड उसकी वजह से टीचर जो है वो लिख नहीं पा रही, दैट इज़ द एक्टिविटी लिमिटेशन। एज अ रिजल्ट वो अपनी टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जा सकती, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आ गई। अगर यहाँ पे स्कूल लैक कर रहा है असिस्टिव डिवाइसेस, स्कूल में कोई असिस्टिव डिवाइसेस नहीं है, स्कूल में लैक है इस चीज़ का, तो ये है एनवायरमेंटल फैक्टर। एंड टीचर को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, टीचर अपना कॉन्फिडेंस ही लैक करिए, ये हो गया पर्सनल फैक्टर, जिसकी वजह से हमारी रिकवरी भी चैलेंजिंग हो जाती है ज़्यादा, ठीक है। तो यही था मेरे लेक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ आएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट दिस चैनल।